नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षण में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री, उस पूरे पाठ को 5 पाठ है नाजीवाद, तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ पढ़ाऊंगी और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को मैं करवा चुकी हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वहां विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की तरफ। यूरोप में दो महायुद्धों के बीच जब दो महायुद्ध हुआ तो उसके बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए। वह परिवर्तन क्या था तो देखते हैं इस चैप्टर में कि उस परिवर्तन में से सबसे विनाशकारी परिवर्तन जो था ना, वह तानाशाहों का उत्कर्ष था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष। ऐसे दो उदाहरण हैं। और क्या क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई तो जर्मनी की पराजय से अनियंत्रित स्थिति पैदा हो गई और जिसको विलियम सेकेंड जो है ना द्वितीय, वह नहीं संभाल पा रहा था। इसीलिए उसने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके होलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर के एक तंत्र की जगह पर क्या किया, लोकतंत्र की स्थापना कर दिया। दूसरा पॉइंट है वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्साय की संधि जो हुई ना, वो सही संधि नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। और क्या हुआ, यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। आर्थिक संकट। इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी और युद्ध में जर्मनी को काफी वित्तीय क्षति हुई थी। युद्ध में क्या होते हैं, आर्थिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति होती है, तो काफी क्षति हो गई थी। युद्धोपरांत मतलब युद्ध के बाद अनेक कल कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर पहुंच गई। कल कारखानों को चलाने के लिए आर्थिक की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, तो सब तो बंद हो गए। जैसे ही कल कारखाने बंद हुए तो बेरोजगारी बढ़ गई और आर्थिक स्थिति से बलहाल जर्मनी पर वर्साय संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की जो हस्ताक्षर हुए थे वह और परेशान होने लगा। चौथा है क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाले राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी कि जर्मनी से इतना राशि जो है वह वसूल किया जाएगा। परंतु क्या हुआ, इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था, उसके पास पैसा था ही नहीं। और इधर मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता रहा, जो कि व्यावहारिक कदम नहीं था। दबाव किसी पे बनाना अच्छी बात नहीं है, व्यावहारिक कदम नहीं था। साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा और यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ और साम्यवादियों ने क्या किया कि वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायक लाने का प्रयास किया। सर्वहारा वर्ग को सामने लाने का प्रयास जारी रखा। अतः जर्मनी का उद्योग नीति जो था वह पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया था। वहां का जो उद्योगपति जो था ना जर्मनी का, और पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, जमींदार वर्ग के जो लोग थे, वह इस कारण से क्या थे, भयभीत हो गए थे। आगे हिटलर एवं उसके कार्य क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। हिटलर का पूरा नाम अगर पूछा जाएगा तो एडोल्फ हिटलर लिखिएगा। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था और उसका लालन पालन जो है ना सही तरह से नहीं हो सका। साधारण परिवार में होने के कारण सही से नहीं हो सका और बचपन में वह क्या करता था, चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसने क्या किया, सेना में नौकरी कर ली और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के साथ उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। वीरता के लिए उसे यह आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। अब नाजीवादी दर्शन। नाजीवादी में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। नाजीवाद में दोनों का, उदारवाद और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी थे ये लोग। इसलिए हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस वाले क्या करते हैं,
जो काम है, जो खोज है, उसको जनता तक, जन जन तक पहुंचाते हैं कि अमुक जगह ये हुआ, वो हुआ। तो इस पर क्या किया, और बोलने की बात का व्यक्ति कोई कुछ बोले नहीं, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दलों का सफाया कर दिया। जो भी उसके सामने आया उसको साफ करते चला गया। दूसरा पॉइंट है, यह दर्शन अर्थात नाजीवादी दर्शन जो था वह अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। हिटलर ने भी समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी राज की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार क्या होता है कि राज के भीतर ही सब कुछ है, राज के बाहर एवं विरुद्ध कुछ नहीं है। नाजीवादी दर्शन में यही नियम है। चौथा पॉइंट है कि हिटलर ने क्या किया कि सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दे दिया। इसीलिए हिटलर ने जर्मनी के मनोवृत्ति का लाभ उठाया और उस अपने आक्रामक विचार के द्वारा, उसका विचार बहुत आक्रामक था, तो अपने आक्रामक विचार के द्वारा जर्मन वासियों को अपने अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया। जब तक कोई भी व्यक्ति मानसिक स्तर पर नहीं तैयार होगा बदला लेने के लिए, तब कैसे होगा। तो मानसिक स्तर पर हिटलर जो है अपने तरफ उसको कर लिया। किसको, तो जर्मन वासियों को। पांचवा है कि नाजीवाद जो है ना, राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है, और जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया और सत्ता में आते हैं उसने क्या किया, गुप्तचर पुलिस गुस्तापा का संगठन कर लिया और जगह जगह अपने गुप्तचर को भेजने लगा। छठा पॉइंट, हिटलर ने क्या किया कि अपनी शक्ति का उपयोग नकारात्मक दिशा में किया, सकारात्मक दिशा में नहीं किया, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोधी बन गया। देखते ही देखते क्या हो गया, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। हिटलर की विदेश नीति, प्रथम विश्व युद्ध उपरांत, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय संधि को अपमानजनक शर्तें ला दी गई और सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी जो है वह पंगु बना दिया गया था। जर्मनी को सैनिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, और पूरे जर्मनी विदेश नीति का अवलंबन किया। विदेश नीति के मूल सिद्धांत, राष्ट्र संघ से अलग होना। हिटलर ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 1933 में क्या किया कि राष्ट्र संघ सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। और दूसरा है वर्साय की संधि को भंग करना। 1935 में हिटलर ने क्या किया कि वर्साय संधि से संबंधित सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा कर दी। और तीसरा है पोलैंड के साथ 10 साल का समझौता। 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 साल का अनाक्रमण, मतलब मेरे पे कोई आक्रमण नहीं कर दे, तो आक्रमण संधि की, जिसमें यह तय हुआ कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी बात तय हुई एक दूसरे के बीच में। ब्रिटेन से समझौता, जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया और जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति स्थल तथा वायुसेना बढ़ा सकता है। जर्मनी जो है वह सैन्य शक्ति के रूप में स्थल तथा वायुसेना दोनों को बढ़ा सकता है, ऐसा तय हुआ, बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। और दूसरा आगे है कि हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया। और उसके बाद किया, मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया, उसको भी मित्र चाहिए था, इसीलिए वह कूटनीति अपना करके क्या किया, इटली की ओर हाथ बढ़ाया मित्रता के लिए। और इस प्रकार रोम, बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ और इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासक जनरल फ्रैंको की भी मदद की। रोम बर्लिन धुरी इसी को कहा जाता है। आगे है कॉमिंटर्न विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ। आप लोग डेट याद रखते चलिए, कब संपन्न हुआ, तो 1936 में। क्यों संपन्न हुआ, क्योंकि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए, और जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पूछा जाएगा धुरी राष्ट्र क्या है, तो यहीं से आ जाएगा आपका आंसर। फिर 7वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रिया एवं
चेकोस्लोवाकिया का विलयन। जर्मन भाषी को एक सूत्र में बांधना भी हिटलर की विदेश नीति का लक्ष्य था कि सबको एक सूत्र में क्या करे, बांध दे। अतः वह ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। आगे का पॉइंट है पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1949 को हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। कब किया, तो 1 सितंबर 1949 को। और फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया, आक्रमण जो किया तो रोकना चाहा, हस्तक्षेप किया, और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 की शुरुआत हुई। जब रोका गया तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया तथा प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र देशों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगा। और 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची तब तक हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तनाशाह से मुक्ति मिली। किससे? एक देश, दो देशों को नहीं। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि विश्व समुदाय को, पूरे विश्व की चर्चा हो रही है कि किससे मुक्ति मिली, तो तानाशाह से मुक्ति मिली। बहुत तानाशाही करता था हिटलर। एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। यह प्रश्न बार बार आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, आप लोग याद रखिए। यह चैप्टर जो है उसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।